चलो यार बच्चों, सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम एडवांस अकाउंटिंग दिस साइड सीए हरीश मथारिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब लोग अच्छे से ध्यान देना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में फिक्स श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर में, है ना। एक फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। एंड आप लोगों को एक चीज बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सभी लोग जानते हो कि हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है एज पर द एप्लीकेबल शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन। आ जाओ सब लोग अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, पहले एक बार वो समझ लेते हैं। आपके जीवन में आप पहली बार पढ़ रहे होगे, फाउंडेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं था, 11th 12th में नहीं था। हाँ, अगर कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से होगा तो उसने 11th 12th के अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी। बट पहले एक बार समझ लो क्या चीज़ है, तो मैं बता देता हूँ बेटा, देखो ध्यान देना। मेरे साथ साथ हेडिंग दे दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए आज का हमारा न्यू टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ये स्टेटमेंट आपको किस चीज में मदद करता है पहले एक बार वो समझ लो। कैसे बनाते हैं बाद में देखेंगे, क्यों बनाते हैं पहले एक बार समझो। आपके बिजनेस की कैश फिनेंशियल पोजीशन आपको समझना है। आपके बिजनेस में कौन से सोर्सेस से, आपके बिजनेस में कौन से सोर्सेस से कितना कैश आ रहा है, आपके बिजनेस में कौन से सोर्स से कितना कैश आ रहा है, कौन से पर्पस के लिए कितना कैश गया एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो आपके बिजनेस की कैश पोजीशन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आएगी। यस और नो? सो अच्छे से ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है, ध्यान से सुनो बेटा। ये आपके बिजनेस के सारी एक्टिविटीज को 3 हेड में क्लासिफाई कर रहा है। आपके बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज को ये 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा है ना। सबसे पहला पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आया या कितना गया, प्लस यानी आया माइनस यानी गया। कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आया कितना गया, कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आया कितना गया। तो आपको एक्टिविटी वाइज कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो समझ में आ जाएगा। कैसे? एक्टिविटी वाइज। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। कुछ बच्चे यहां पे सोच सकते हैं कि सर वैसे भी हम लोग कैश अकाउंट बनाती है, बैंक अकाउंट बनाती है, तो कैश अकाउंट के अंदर में भी हम लोगों को समझ में आ जाता है कितना कैश आया, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कितना कैश गया। तो फिर जबरदस्ती हम लोग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे? अरे भैया, कैश अकाउंट हम लोग क्या एक्टिविटी वाइज बनाते हैं क्या? कैश अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो कैश अकाउंट के अंदर में आपको ये समझ में आता है कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है। नो, बस आपको ये समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश आया और कितना गया। कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना आया या कितना गया, ये आपको कैश अकाउंट से नहीं समझ में आएगा। कैश अकाउंट से आपको यह भी समझ में नहीं आएगा कि ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आपको जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से आपने कितने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया। आपके प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने के कैपेसिटी के बारे में बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर में सेल है 500 करोड़ का, लेकिन उस बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में 0 रुपये है। इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली सारा का सारा सेल कैसा होगा? क्रेडिट सेल। सप्लायर्स दिख रहे हैं क्रेडिटर्स की लिस्ट में, बैंक में 0 बैलेंस है, सेल 500 करोड़ का दिख रहा है, प्रॉफिट 200 करोड़ का दिख रहा है, और बैंक में देखा जाए तो 0 दिख रहा है। हो सकता है कि यहां पे जो भी सेल हुआ है क्रेडिट सेल हुआ है। क्रेडिट सेल हुआ है मतलब अभी तक डेटर से पैसा आया नहीं है।
सप्लायर्स अभी भी खड़े हैं लाइबिलिटी साइड में, सप्लायर्स को पैसे देना बाकी है। सो बताओ फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई इंसान देखेगा उसमें भी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा तो इंसान बोलेगा वाह क्या मस्त बिजनेस दिख रहा है, 500 करोड़ का सेल्स है, 200 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन जैसे ही उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर नजर घुमाई उसको समझ में आ जाएगा आथू ये बिजनेस किसी काम का नहीं है। सेल तो 500 करोड़ का दिख रहा है लेकिन उसमें से कितना प्रॉफिट इन्होंने कैश में कन्वर्ट किया, जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा सेल किसमें, क्रेडिट बेसिस पे। सो आपने आपके प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, आपकी कैपेसिटी टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट इनटू कैश ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आएगी। आपके बिजनेस के कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की वजह से समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, काफी सारी कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या क्या आएगा बेटा, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक के अंदर में है बेटा ये सारी चीजें। कौन सा टॉपिक, फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो ये सब फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या था, उसको बोले इधर आ बैठ, फिनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती है क्या कंपनी, अरे बाबा कंपनी ने जो P&L बनाया है उसी के अंदर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे आइटम कवर हो गए। कंपनी का P&L मतलब ट्रेडिंग P&L दोनों भी चीजें आ गई, यस और नो। सो बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हर एक चीज क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना, ये कैसे बनाते हैं, ये सब कहाँ देखेंगे, फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट ये टॉपिक में। हाल फिलहाल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आप लोग अभी कहाँ खड़े हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को। और प्लीज सभी से हाथ जोड़ के विनती है यहां से बेटा अपने सारा का सारा टॉपिक मेरे साथ साथ खत्म कर देना, पेंडिंग कुछ भी मत रखना, पेंडिंग मत रखना, राइट। सब लोग साथ में बेटा, ऑल सेट। अब तक जो चीज बताई समझ में आई बेटा सभी को। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, आपकी भाषा में फाइनल अकाउंट बनाएगी, तो उसी फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है, एक स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो जनरली कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब ये नहीं है कि इन बिटवीन द ईयर बना नहीं सकती, बट जनरली कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड, यस और नो। सब लोग साथ में, सो प्लीज ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात चल रही थी, आ जाओ मुन्ना, सब लोग ध्यान देना क्या चीज़ है, देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ, डन, सब साथ में रहना बेटा, आ जाओ। So information about the cash flow of an enterprise is useful in providing users of the financial statement with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalent. Ability of the enterprise to generate the cash and cash equivalent. क्या होता है कैश इक्विवेलेंट बताऊंगा अभी, डोंट वरी। सो कोई एक बिजनेस एंटरप्राइज की एबिलिटी टू जनरेट द कैश और टू जनरेट द कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी, ये हमें कैसे समझ में आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। दैट्स वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि P&L अकाउंट से भी ज्यादा जरूरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट से भी ज्यादा जरूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही समझ में आता है। वो सब तो ठीक है, टर्नओवर तो हजारों करोड़ का है, लेकिन कैश कितनी है, उस टर्नओवर को कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है क्या, प्रॉफिट तो 500 करोड़ का है, उस प्रॉफिट को कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है क्या। कंपनी के पास तो बहुत सारी कैश है, लेकिन ये कैश आई कहां से, लोन लेके आई है कि माल बेच के आई है, माल बेच के कैश आई पार्टी करो, लेकिन लोन लिया होगा 500 करोड़ का, तो ये अच्छी बात थोड़ी है, यस और नो। कैश आने के बहुत सारे रास्ते हैं, कौन से रास्ते से कैश आई ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सब लोग प्लीज साथ में रहना। सो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बिजनेस कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर सकता है, उसकी एबिलिटी है ना, ये हमें समझ में आएगी बेटा,
कैश फ्लो स्टेटमेंट से, एंड नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज टू यूटिलाइज टू दोस कैश फ्लो, और वो जो कैश उसने जनरेट किया उस कैश को कहाँ यूटिलाइज किया, ये भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आएगा। इकोनॉमिक डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द यूजर्स रिक्वायर्स एन इवेल्युएशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि जो कोई भी इन्वेस्टर्स है, जो कोई भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जो डिसीजन लेंगे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना कि नहीं करना, उस कंपनी की बैलेंस शीट P&L अकाउंट से ज़्यादा वो किसके ऊपर रिलाई करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। आप माल तो बेच रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, या पैसा बहुत है बैंक अकाउंट में लेकिन सेल नहीं है, फिर ये पैसा आया कहाँ से, लोन लिया हुआ है, तो आपको बिजनेस की एबिलिटी, बिजनेस की कैश पोजीशन, बिजनेस की कैश फिनेंशियल पोजीशन समझ में आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और अल्टीमेटली भैया मनी मैटर्स, सारा खेल पैसों का ही तो है। धंधा तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, बंद कर दो। आ जाओ, ध्यान देना आगे। दिस स्टैंडर्ड, अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कुछ नहीं है, ये आप लोगों का है AS3। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आज के बाद इस टॉपिक के अंदर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब किसने बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आज के बाद इस टॉपिक में आपको जो कोई भी तकलीफ होगी, जो कोई भी खुशियां मिलेगी, जो दुख मिलेंगे, जो सुख मिलेंगे, उन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। यानी ये टॉपिक के साथ साथ हमारी 2 चीजें खत्म हो रही है, एक तो एक टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बरोबर, आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते, ध्यान देना सबने। स्टैंडर्ड वाला भी पार्ट यहीं पे पूरा कवर करूंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही ये पूरा टॉपिक है AS3। देन दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड क्या क्या चेंजेस हुए। सर चेंजेस मतलब कितना प्लस हुआ, कितनी कैश और कैश इक्विवेलेंट आई, कितनी कैश और कैश इक्विवेलेंट गई, कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से, वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आएगा। और आगे दिया है, दिस स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन असेसिंग द कंपनीज लिक्विडिटी, क्वालिटी ऑफ अर्निंग एंड सॉल्वेंसी। कंपनीज लिक्विडिटी, क्वालिटी ऑफ अर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंसी। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन, क्वालिटी ऑफ अर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंसी, सब कहाँ समझ में आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और कैश फ्लो स्टेटमेंट करता क्या है, क्लासीफाइज। कैश फ्लो स्टेटमेंट करता क्या है, क्लासीफाइज। कैश फ्लो स्टेटमेंट करता क्या है, क्लासीफाइज कैश फ्लोज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लासीफाइज cash flow during the particular period from investing activity, classifies cash flow during the particular period from financing activity। यानी बिजनेस के सारी एक्टिविटीज को इसने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। यानी बिजनेस में जब कभी भी 1 रुपया भी आएगा या 1 रुपया भी अगर गया, तो वो इन्हीं तीनों में से कोई तो एक कैटेगरी की में से एक्टिविटी की वजह से आएगा, या इन्हीं में से तीनों कोई एक एक्टिविटी के लिए जाएगा। सो बिजनेस में कैश और कैश इक्विवेलेंट आने या जाने के लिए कितने रास्ते हैं, बस ये 3 रास्ते हैं। यस और नो, ये बात समझ में है बेटा सभी को। बेटा तुम लोगों को अगर आवाज आ रही होंगी ना, तो तुम बाहर भी बैठ सकते हो, है ना। बाहर सामने जो सोफा है उसके ऊपर बैठ जाओ, सामने वो टेबल ले लो, तो तुमको आवाज नहीं आएगी, है ना। वरना यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, आगे बैठ जाओ, वहाँ पे मेरी बात सुनो, नहीं होगा समझ में। वहाँ पे सामने सोफे पे बैठ जाओ, बाहर में। डन, चले आगे। सो ध्यान से सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली कितनी कैश और कैश इक्विवेलेंट आई और कितनी गई, बस आपको ये समझ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसके कुछ बेनिफिट्स देख लो, ज़रूरी है बेटा समझना, प्लीज़ ध्यान देना। बेनिफिट्स, द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस विच कैन बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। हमें ये समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश सरप्लस हुआ, और जो मेरे मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से पैसे आ रहे हैं, वो ही पैसा मैं कहीं ना कहीं बिजनेस में फिक्स एसेट के लिए इन्वेस्ट करूंगा। डोंट वरी, अभी आपके सामने जीवन में अगले 10-15 मिनट में क्या क्या आने वाला है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है ये मैं बताने वाला हूँ, कैश इक्विवेलेंट कैश क्या है ये सब बताने वाला हूँ, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है ये सब बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी चल रहा है बेटा, ध्यान देना। पोर्शन ऑफ द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस यूज्ड टू पे डिविडेंड,
इसका एक और बेनिफिट ये क्या है कि कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया और उसमें से मैं कितना डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, कितना टैक्स पेमेंट के लिए होगा, कितना प्लग बैक यानी रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग। उसके बाद यूजफुल टूल फॉर प्लानिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड आइडेंटिफाइज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस। मेरे बिजनेस के मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, मुझे ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने आप लोगों को बोला बच्चों मेरे अकाउंट में 3 करोड़ है, आप क्या पूछोगे सर कहाँ से आए? मैंने बोला बैंक से लोन लिया, क्या फ़ायदा? केस भी, बच्चों मेरे अकाउंट में 3 करोड़ है, आपने पूछा कहाँ से आए? मैंने बोला मैंने पेन ड्राइव लेक्चर सेल किए। अब आप बोलोगे सर पार्टी दो। देखो दोनों केस में मेरे अकाउंट में 3 करोड़ थे। पहले वाले केस में वो 3 करोड़ कहाँ से आए थे? सोर्स क्या था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने लोन लिया था, फाइनेंस करवाया था किसी बैंक से। दूसरे वाले केस में जो 3 करोड़ आए वो मेरे बिजनेस के मेन ऑपरेशन से आया, मेरे बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट होता है उसमें हर किसी को खुशी होती है, क्योंकि वो मुझे किसी को लौटाना नहीं है, वो मेरा है। उसके बाद पर्पस क्या है बेटा इसका? पर्पस, कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। यानी ये तो एक चीज समझ में आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों को एक पीरियोडिक स्टेटमेंट के बारे तरह आप लोगों को ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड कितना कैश इक्विवेलेंट आया और कितना गया, इसके बारे में जानकारी देता है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। सो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट हुई, कितनी आई और कितनी गई, इसके बारे में जानकारी कौन देगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग। चलो आगे। उसके बाद सोर्सेस ऑफ कैश, कैश कहाँ कहाँ से आया? बहुत सारे सोर्सेस है, डोंट वरी, लिस्ट अभी लर्न मत करना। एप्लीकेशन ऑफ कैश, कैश कहाँ कहाँ गया? प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, डिबेंचर्स रिडीम किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए, मटेरियल वेजेस सैलरी पे की, इन्वेस्टमेंट परचेस किया, कैश गई, लोन हमने रीपे किया, कैश गई, बरोबर है क्या? कोई फिक्स असेट परचेस किया, कैश गई। तो ये सारी एक्टिविटीज है, इनकी वजह से कैश आता है और कैश जाता है। बोलो ठीक, डन? आई क्या बात समझ में सभी को? पक्की बात? चले आगे। ऑल सेट? ऑल सेट। आज अब ध्यान देना बेटा एक बार अच्छे से। एलिमेंट्स ऑफ कैश सबसे पहले समझ लो, एलिमेंट्स ऑफ कैश क्या क्या है। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस स्टैंडर्ड के अंदर में कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट, सारी चीज़ें आ जाएगी। ध्यान से सुनना अच्छे से। यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में जब भी हम लोग बात करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो कैश का मतलब क्या है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक बोलते हैं। और कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है मालूम है क्या? शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड, इन्वेस्टमेंट, maturity with a maturity period of less than or equals to 3 month, can convertible into, लिखो, known amount of, can convertible into known amount of cash, can convertible into known amount of cash and less risky, very less risky। लिखो बेटा, लिख लिया सभी ने? स्क्रॉल करूं? फिर किसी का फोन है, इसका आया था, मैं बात करके। लिखा बेटा? डन?
कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ एंड कैन कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड वेरी लेस रिस्की। बहुत कम रिस्की है बेटा। इसके अंदर में रिस्क ऑफ बैड डेट इज नियर अबाउट जीरो। जैसे मैंने गवर्नमेंट की कोई स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, 3 महीने बाद, 50 दिन बाद, 2 महीने बाद पैसा वापस आने वाला है, बोलो लिक्विड है? यस, हाईली लिक्विड। 3 महीने से लेस है मैच्योर्ड पीरियड? यस। हमें पता है कितनी अमाउंट आने वाली है, कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। हमें एग्जैक्ट पता है 3 महीने बाद कितने कैश आने वाली है, एग्जैक्ट कैश पता है, रिस्क बहुत कम है, 3 महीने से लेस देन पीरियड है और हाईली लिक्विड है। जिस दिन आप चाहो उस दिन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भैया इसको एज गुड एज कैश ही बोल दो ना। इसीलिए स्टैंडर्ड के अंदर में जब जब मैं बोलूँगा कैश तो समझ जाना कैश मीन्स कैश और कैश इक्विवेलेंट। वन मोर टाइम, हे गाइस कम ऑन, जब भी मैं स्टैंडर्ड में बोलूँगा कैश तो समझ जाना कैश और कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ बताई, एक बार फिर से समझना बेटा। हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का एक स्टैंडर्ड देख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का एक टॉपिक देख रहे हैं। ये टॉपिक के अंदर में एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, फुल फ्लेज 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फिनेंशियल स्टेटमेंट। और सबसे पहली टर्म मैंने आपको इसके अंदर में बताई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मीन्स डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, यानी आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े, जिस दिन आप चाहो उस दिन आप वो पैसे वापस निकाल सकते हो, तो उसको भी हम लोग एज गुड एज कैश ही बोलते हैं। सो कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट which can be converted into known amount of cash with a maturity of less than or equals to 3 months with a very less risk। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट। यस और नो, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे, सब लोग साथ में है क्या? क्लियर है? डन? ऑल सेट? थोड़ा सा और आगे बढ़ते। सो कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये हमने देख लिया, ये कैश का मतलब है। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क और वेरी लेस रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। मतलब फ्यूचर में कितने पैसे आएंगे, वो पैसे की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, हमें एग्जैक्ट पता है कितनी अमाउंट आने वाली है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, भले मैं 1 महीने बाद वो शेयर वापस बेच दूंगा, तो क्या वो कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा? नो, उसमें रिस्क है। मैंने आज जो शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए, 1 महीने बाद उसके कितने पैसे आएंगे, ये गारंटी से कोई बोल सकता है? नो। मैंने आज पैसे इन्वेस्ट किए, एक शेयर था 100 रुपये का, 1 महीने बाद उसकी वैल्यू चेंज होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट के अंदर में इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, यानी वेरी लेस रिस्की। यस और नो। एंड सिक्योरिटी विद द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड से 3 मंथ और लेस, वो भी हमने कवर अप कर लिया फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिसके अंदर में सारे गुण धर्म हैं उसे हम लोग बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। 1 2 3 4। सो कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ में आया क्या? प्लीज़ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा, बरोबर। अच्छा, कैश इक्विवेलेंट में हम लोग पैसा क्यों डालते रहे बेटा? कैश इक्विवेलेंट में हम लोग पैसा क्यों डाल के रखते हैं? क्या मेरा पर्पज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर बहुत रिटर्न कमाने का होता है क्या? नो। मैं कैश इक्विवेलेंट में थोड़े समय के लिए पैसा फंसा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि उतना सारा कैश मैं मेरे घर पे गद्दे के नीचे जमा करके रखूँ क्या? नो। उतना सारा कैश अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करके रखूँगा तो उसके ऊपर मुझे इतना कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट के अंदर में हो सकता है थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कैश इक्विवेलेंट में पैसा डिप्लॉय करने का? मेरा ऑब्जेक्टिव है, प्लीज़ ध्यान देना, शॉर्ट पीरियड आइडल कैश रिक्वायर्ड टू मीट द शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। मेरा जनरली ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सानिया के, प्लीज़ ध्यान देना, सानिया के 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हैं।
मैंने सानिया को बोला, हेलो सानिया, हाँ तेरे 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े, मैं तुझे दे दूंगा, कब आ रही है तू? सानिया ने बोला, मैं 1 महीने बाद अमेरिका से इंडिया आने वाली हूँ, 1 महीने बाद पैसे दे देना, तब तक तुम संभाल के रखो। तो 1 महीने तक वो 1 करोड़ रुपए मैं मेरे घर पे गद्दे के नीचे रखूँ क्या? नो। तो 1 महीने तक उन पैसों को या तो मैं बैंक में रख दूंगा, या फिर 1 महीने तक मैं उन पैसों को कोई गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगा। यस और नो? तो यहाँ पे जो मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। 1 महीना तक मैं वो थैले में लेके थोड़ी ना घूम सकता हूँ 1 करोड़ रुपए। कहीं रखना है तो मैंने कैश इक्विवेलेंट में रख दिया या बैंक में रख दिया। समझ में आया क्या? सो कैश इक्विवेलेंट में रखने का पर्पस क्या है? मेरे पास आइडल कैश पड़ी थी, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, 15 दिन बाद शॉर्ट टर्म 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद शॉर्ट टर्म मुझे किसी को देना है कमिटमेंट, सानिया को कमिटमेंट। शॉर्ट पीरियड में मुझे अगर किसी को कैश देना है, आज मुझे देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन शॉर्ट पीरियड में देना है, तो तब तक वो कैश आलसी पड़े रखने से अच्छा मैं क्या करूँगा, उसे कैश इक्विवेलेंट में डाल दूंगा। बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। अरे ये बात समझ में आई क्या? क्लियर? एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट। 3 महीने बाद प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होने वाला है, मैंने आज प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, मुझे आज ही पता है 3 महीने बाद कितना रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। यस। 3 महीने बाद मिलेगा। यस। रिडम्पशन वैल्यू भी पता है। यस। कितने महीने बाद मिलेगा ये भी पता है। यस। शॉर्ट पीरियड है। यस। रिस्क काफ़ी कम है। यस। हो गया, वो कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर वो रिस्की कंपनी है तो कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला जाएगा। देखो आगे क्या बोला है, शॉर्टली बिफोर द स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट, या फिर बैंक डिपॉजिट शॉर्ट पीरियड के लिए विद अ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। बैंक में भी पैसे डिपॉजिट करते हैं ना लोग, यस और नो? 50 दिन 90 दिन के लिए एफडी होती है ना, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडी। सो कंक्लूजन, दस कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद द फ्लो ऑफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये समझ में आता है कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट आया या कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट जा रहा है। सो फ्लो मतलब क्या होता है? इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट deals with the flow of cash and cash equivalent but does not consider the movement among the cash bank payable on demand and investment of excess cash in cash equivalent। मतलब क्या है बेटा? बहुत काम की चीज बोली, जरा देखो तो but does not deal with the movement among the cash and cash equivalent। ये जो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बता देगा ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों एक्टिविटी की वजह से कितना कैश या कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश या कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश या कैश इनफ्लो हुआ। यस और नो? बट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कंसिडर नहीं करता है? आपके पास में कैश है, आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, या आपने बैंक से पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर दिए कैश इक्विवेलेंट में, या कैश इक्विवेलेंट बेच के पैसा आ गया बैंक में, या फिर आपने कैश दे के खरीद लिया कैश इक्विवेलेंट, या बैंक से आपने कैश विड्रॉ कर लिया। तो ये आपस में जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट में मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करता है। क्यों? बिकॉज कैश से बैंक में पैसे डिपॉजिट करना, बैंक से विड्रॉ करना, या कैश से कैश इक्विवेलेंट में डालना, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। आइडल कैश आपके पास जो भी है, बस आपने उस आइडल कैश का क्या किया? मैनेजमेंट किया। यस और नो? एग्जाम्पल भी दे दिया, कैश विड्रॉन फ्रॉम द करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 60 days एक्सेट्रा। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अरे ये तो ऐसी बात हो गई ना, मेरे ही एक जेब से पैसा निकाल के मेरे दूसरे जेब में रखा, तो क्या ये मूवमेंट हो गया क्या? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट समझते हैं। आउटसाइड द बिजनेस से पैसा आया, या बिजनेस में से पैसा आउटसाइड गया, या आउटसाइड से पैसा आया, तुम्हारे ही एक जेब से पैसा निकाल के तुम्हारे जेब में रख रहे हो,
तुम्हारे ही एक बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के तुम्हारे दूसरे बैंक अकाउंट में डाल रहे हो, क्या ये एक मूवमेंट है? क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी? नो, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। तुम्हारे घर पे गद्दे के नीचे बहुत कैश भरी पड़ी थी, जगह नहीं थी, मैनेज कैसे करना, तो गद्दे के नीचे की सारी कैश निकाल के तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दी। क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? क्या? नो, इट इज जस्ट अ मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो ये जो मूवमेंट है, वन मोर टाइम, ये जो मूवमेंट है, वन मोर टाइम, ये जो मूवमेंट है, लास्ट टाइम, ये जो मूवमेंट है, गद्दे से निकाल के बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बैंक से पैसा निकाल के वापस गद्दे के नीचे रख दिया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ये आपके पास में जो कैश पड़ी थी उससे आपने कैश इक्विवेलेंट खरीद लिया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। या कैश इक्विवेलेंट बेच के पैसा बैंक में आ गया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सो कैश इक्विवेलेंट या बैंक, आपस में जो भी एक्सचेंज हो रहा है इन तीनों के दौरान, कैश मूवमेंट जो हो रहा है, वो कैश मूवमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बिकॉज ये तो ऐसी बात हो गई, आपकी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में रख रहे हैं, क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? क्या? नो। सो आपके पास जो कैश पड़ी है आपने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। आपकी ही कैश थी और आपका ही बैंक अकाउंट था, या आपके बैंक से आपने कैश फ्लो कैश इक्विवेलेंट में डाल दिया, यस और नो? किसी आउटसाइडर को आपने दिया नहीं है। समझ में आई क्या बात सभी को? आपके ही कैश को आपने आपके ही बैंक में कन्वर्ट किया, या आपके ही बैंक के पैसे को आपने आपके कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, या कैश इक्विवेलेंट को कैश में कन्वर्ट किया। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? सो ये वाली चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में कवर नहीं होगी, बिकॉज इट इज a part of cash मैनेजमेंट। सर फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा? बताता हूँ। माल बेचा, पैसे आए, माल खरीदा, पैसे दिए, सैलरी दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, लोन लिया, लोन रिपे किया, बहुत सारी चीज़ें आएगी। बट ये तीनों में जो आपस में मूवमेंट हो रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? चलूँ मैं आगे? पक्का? डन? ऑल सेट? डन बेटा? लिख लो। मुझे सारी एंट्रीज लिख करके बता दो। देख लिया आपने? अब आप यहाँ पे बैठो, बुक वुक बंद कर दो, कोरे पन्ने लो और सारी एंट्री बगैर देखे लिख के बताओ। 15 एंट्री? हाँ, वीडियो में देखे एक बार। 15 है, 15। डन? वेरी गुड। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते बेटा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी एक्टिविटीज को मैंने क्लासिफाई किया 3 हेड में: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, वन बाय वन सारी एक्टिविटीज़ बताता हूँ। और एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो या तो इनफ्लो होगा प्लस प्लस प्लस, या तो आउटफ्लो होगा माइनस। आउटफ्लो की वजह से कैश डिक्रीज होगी, यहाँ पे कैश इंक्रीज होगी। अच्छा बच्चों, मैंने कैश बोला मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ। इस पूरे स्टैंडर्ड में यहाँ से आगे जब भी कैश वर्ड आएगा तो समझ जाना कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इक्विवेलेंट मतलब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 months एंड विथ वेरी लेस रिस्क एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। यस और नो? क्लियर? कैश और कैश इक्विवेलेंट के ऊपर एग्जाम में 3 नंबर का एक बार थ्योरी क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक्सप्लेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस और नो? क्लियर है?
ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे समझना। अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, आ जाओ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस ये ही 3 एक्टिविटी रहने वाली है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जब भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 3 एक्टिविटी आने वाली है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब समझो बेटा अच्छे से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तुम बताओ तो बेटा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है, वन बाय वन। चलो अब थोड़ा सा इंटरेक्शन रखते हैं बेटा हम लोग, है ना, वन बाय वन मुझे जवाब देना है बेटा सभी ने। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कौन सी एक्टिविटी, हम लोग अभी कहाँ पे है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। बताओ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है। जैसे मेरा वीडियो लेक्चर सेल करने का काम है, मेरा कोचिंग का काम है, तो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे होगा बेटा बताओ। मैं वीडियो लेक्चर्स बेच रहा हूँ, पेन ड्राइव बेच रहा हूँ, है ना, गूगल ड्राइव की लिंक सेल किया, अकाउंट्स के एफएम के वीडियो सेल किया, उससे मुझे जो भी कैश आ रहा है वो मेरी क्या रहेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ, माल बेच के पैसे आए तो इनफ्लो हुआ। मैंने पंकज को, विजय को, रोहित को सैलरी दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो हुआ, तो बेटा सैलरी दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माल बेच रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस और नो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से मेरा इनफ्लो आउटफ्लो दोनों भी हो सकता है क्या, यस। गुड्स सेल, गुड्स परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, ये सब मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। थोड़ा बहुत बात समझ में है बेटा सभी को, यस और नो। जी हाँ बेटा केतु, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा बेटा सानिया, बरोबर। थोड़ा बहुत आइडिया आया, डोंट वरी, अभी तो इसमें बहुत बड़ा समुंदर है, मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग समझ में आया बेटा सभी को, है ना, प्राइमा फेसिया। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है बेटा बताओ तो, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। मैंने एसेट्स खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो हुआ। असेट खरीदा तो कैश आउटफ्लो हुआ, बराबर है। असेट बेचा, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो हुआ। असेट खरीद रहा हूँ, असेट बेच रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। डोंट वरी, इसका भी बहुत बड़ा आगे समुंदर है पूरा, बस मैं आप लोगों को हेडिंग हेडिंग बता रहा हूँ बेटा सबसे पहले अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा। हम लोग यहाँ आगे जाकर के कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। उन फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। AS3 आपको बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। और मुन्ना प्लीज ध्यान देना अच्छे से सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं मुन्ना, यहाँ पे हम लोगों को बस ये समझना है कि बिजनेस के अंदर में जितनी भी एक्टिविटीज है उन सारी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है बेटा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, और बस वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है, हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक खत्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वी क्लासिफाई ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इन 3 पार्ट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बोलो बेटा मेरे साथ, कौन कौन सी 3 पार्ट है बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ लिख देंगे आउटर कॉलम में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ लिख देंगे आउटर कॉलम में। और वो आउटर कॉलम के सारे फिगर का प्लस माइनस करके नेट चेंज हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड कितना हुआ। मान लो आपको समझाने के लिए ये देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये देखो मुन्ना ध्यान देना, इनफ्लो हुआ 100, आउटफ्लो हुआ 20, नेट कितना आया +80। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से इनफ्लो हुआ 20, आउटफ्लो हुआ 70, नेट क्या आया बेटा -50। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से इनफ्लो हुआ 100, आउटफ्लो हुआ 10, बराबर है, नेट क्या आया 90 प्लस आया। 80 + 90, 170 में से 50 गए, नेट चेंज आया 120। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, बस ये जो स्टेटमेंट बनाएंगे बस ऐसे ही कुछ इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा वही रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को, यस और नो, ऑल सेट, क्लियर, पक्की बात, थोड़ा बहुत अंदाज आ रहा है, जी हाँ आ जाओ।
सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में क्या क्या आएगा जरा मुझे बताना बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बिल्डिंग खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्डिंग सेल किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी सेल किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस और नो? सो मैंने एसेट परचेस किया, एसेट सेल किया, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा। अच्छा मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपने मुझे जवाब देना, ठीक है। मैंने शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद द मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 मंथ परचेस किया विथ अ वेरी लेस रिस्क, बरोबर है। अब बताओ ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंस? क्या बोला बेटा मैंने आपको अभी? मैंने शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विथ अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 मंथ विथ अ वेरी लेस रिस्क परचेस किया। बोलो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, जल्दी जल्दी से जवाब दो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बोलो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? अरे जवाब दो, कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ओके एक बच्ची बोल रही इन्वेस्टिंग, एक बच्ची बोल रही इन्वेस्टिंग, और ये बिल्कुल गलत जवाब, आप भूल गए। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विथ वेरी लेस मैच्योरिटी, ये क्या है बेटा? कैश इक्विवेलेंट खरीदा, और जब मैंने कैश इक्विवेलेंट खरीदा या कैश इक्विवेलेंट बेचा तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया था, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा बिकॉज इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। भूल गए क्या आप लोग? मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। मैंने बैंक से कई कैश इक्विवेलेंट परचेस कर ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कैश इक्विवेलेंट बेच दी, मेरे पास कैश आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कैश मैंने दे करके कैश इक्विवेलेंट ले लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कैश मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अरे हेलो, झोपेता हाथ का तुम्हें, नींद में हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? फिर छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। क्या कर रहे हो? 5 मिनट पहले आपने पढ़ा कैश से बैंक, बैंक से कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट से बैंक, कैश इक्विवेलेंट से कैश, कैश से कैश इक्विवेलेंट। ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। डन? नशे करके बैठे हैं लेक्चर के अंदर में। क्लियर? चलो सो ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं। बिजनेस के ट्रेड, TRADE, ट्रेड क्रेडिटर्स को पैसे दे रहा हूं जिनसे मैंने माल उधारी में खरीदा था। बैंक से मैंने लोन लिया तो बैंक मेरी क्रेडिटर है, वो वाला बैंक का लोन रिपेमेंट वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए मैंने बार बार बोला ट्रेड क्रेडिटर्स। इसलिए मैंने क्या बोला? ट्रेड क्रेडिटर्स। यस और नो? ये एक बात समझ में आ रही है क्या सभी को? क्लियर है? चाय बोला जरा उसके लिए, बड़े दिनों बाद आया वो। डन? यहां तक क्लियर है? पक्की बात? चलो आगे, चलो आ जाओ। सो ऑपरेटिंग के अंदर में प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग के अंदर में एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, बरोबर। इन्वेस्टमेंट में भी शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म, बरोबर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाती है, बट कौन सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विथ अ मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ एंड कैन बी कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश विथ वेरी लेस रिस्क और इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। सीधा सीधा बोलो ना सर, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो? कैश इक्विवेलेंट खरीदा बेचा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। यस और नो? क्लियर? चलो आगे, पक्का? ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग खत्म नहीं हुआ अभी तक, हाँ मैं पहले बता रहा हूं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा बेटा हमने।
डिटेल में आएगा अब आगे। देन उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान से सुनना बेटा, आ जाओ। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएगी? चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स फंड एंड बोरोइंग। ओन फंड, लोन फंड, ओन फंड और लोन फंड के अंदर में जो कुछ चेंजेस हो रहा है वो सब कहां पे आ जाएगा? वो सब कहां पे आ जाएगा बेटा बताओ? वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। वो सब कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यस और नो? एक्सरसाइज भी कर लेता हूं ना आपके साथ साथ, सब बहुत जल्दी एक्सरसाइज खत्म होगी, थोड़ा बहुत डन सर। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, बोरोइंग्स, पैसे बढ़ गए, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने लोन वापस कर दिया, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। मैंने बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो, लोन वापस कर दिया बैंक से लिया हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ ना, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स फंड, ओनर्स कैपिटल, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंज हुआ, चाहे वो ओन फंड हो चाहे लोन फंड हो, लोन फंड मतलब डिबेंचर, बैंक लोन, यस और नो? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में ओन फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर है? सो इक्विटी शेयर इशू किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर लिया, बायबैक कर लिया, बायबैक कर लिया, बरोबर है क्या? बायबैक कर लिया, बोलो कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। बायबैक किया तो पैसे वापस दिए होंगे। डिबेंचर इशू किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो, पैसे आया डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो, यस और नो? प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? क्लियर? चले आगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंज हुआ, ओन फंड और लोन फंड में, बोरोइंग्स में या ओनर्स कैपिटल में, तो वो सब कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। चलो मैं डिटेल में वन बाय वन एक एक एक्टिविटी बताना शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, पूरे टॉपिक के अंदर में बस ये ही 3 एक्टिविटी है मेरे प्यारे बच्चों। बस ये 3 एक्टिविटी का आपने स्टेटमेंट अगर प्रॉपरली बना लिया तो आपका काम खत्म। 10 से 15 नंबर जेब में। सर हर एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है? यस, ईच एंड एवरी एग्जाम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। यस और नो? चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इसका नेट इम्पैक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन द फ्लो ऑफ कैश इज रिपोर्टेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आएगा वो सब हम लोग कौन से हेडिंग में लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद की इंडिकेटर कैसे पहचानेंगे? बरोबर है, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ की इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज हैव जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्लो, है ना? टू, क्यों कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं? टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, टू पे द डिविडेंड, टू रीपे द लोन, टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में वो सारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आ जाएगी जिसकी मदद से आप आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, बरोबर है क्या? जैसे ध्यान से सुनना, मैं एम्प्लॉय लगाता हूँ बिजनेस में और बिजनेस को ऑपरेट करता हूँ। एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस में मैं माल बेच रहा हूँ, सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माल बेचने के लिए मुझे माल खरीदना पड़ रहा है, परचेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस और नो? तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है और ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मुझे जो पैसे मिलते, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट से मैं डिविडेंड दे रहा हूँ। डिविडेंड ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। हाँ सर कहाँ आएगा? बताता हूँ। उसके बाद ये मत देखना, डायरेक्टली आओ। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। चल ध्यान से सुनना।
चल देखो बेटा, लिखो मेरे साथ साथ, जितने भी पेजेस मैंने अभी स्क्रॉल किए मैं अच्छे से यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डन। सो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो बेटा ऐसा, आर द प्रिंसिपल revenue producing activities of the business। एक्टिविटीज लिखो बेटा मेरे साथ साथ, incidental to main activities will take color of that main activity। यानी जो एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इंसिडेंटल है, इर्द गिर्द है, वो एक्टिविटी को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बोलेंगे। जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इंसिडेंटल एक्टिविटी है उसे भी इन्वेस्टिंग ही बोलेंगे। जो एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इंसिडेंटल एक्टिविटी है उसे भी फाइनेंसिंग ही बोलेंगे। सर ये समझा नहीं, मेन कलर ये वो इंसिडेंटल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इंसिडेंटल टू मेन एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी और इंसिडेंटल टू मेन एक्टिविटी का मतलब, जैसे मैंने बिल्डिंग परचेस किया, बोलो बेटा बिल्डिंग परचेस करना कौन सी एक्टिविटी है, जल्दी बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने बिल्डिंग परचेस किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश का आउटफ्लो हो गया। बिल्डिंग खरीदने के लिए मैंने लॉयर को फीस दिया, अब बताओ लॉयर को ये जो मैंने फीस दिया ये कौन सी एक्टिविटी है, लॉयर को मैंने फीस दिया बिल्डिंग परचेस करने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए फीस दिया, तो लॉयर को जो फीस दिया मैंने, ये एक्टिविटी इंसिडेंटल टू मेन एक्टिविटी है, इसीलिए लॉयर को जो फीस दिया वो भी इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। मैंने वो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी बेच देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो प्लांट एंड मशीनरी बेचने के लिए मैंने कमीशन दिया, अब बताओ ये कमीशन कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ये कमीशन कौन सी एक्टिविटी में आएगा। रुको, कमीशन क्यों दिया, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बेचने के लिए, तो मशीन बेचने के लिए जो कमीशन दिया, मशीन बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इंसिडेंटल एक्टिविटी कमीशन देना, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटीज टू द मेन एक्टिविटी विल टेक द कलर ऑफ दैट मेन एक्टिविटी। मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के लिए मैंने डीएसए को कमीशन दिया, है ना, ये जो एजेंट होते हैं ना लोन दिलवा के देते हैं, मैंने बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन लेने के लिए मैंने कमीशन दिया, ये कमीशन जो पे किया ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, क्योंकि कमीशन क्यों दिया, लोन लेने के लिए, लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस लोन लेने के लिए कमीशन दिया इंसिडेंटल सपोर्टिंग एक्टिविटी, इंसिडेंटल सपोर्टिंग एक्टिविटी, लोन लेने के लिए कमीशन दिया तो वो कमीशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने प्रॉपर्टी खरीदा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दलाल को कमीशन दिया, ये कमीशन भी इन्वेस्टिंग बन जाएगा। देखो देखो देखो, 2 मिनट पहले मैंने कमीशन पे किया था वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, अभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कमीशन दिया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गया। देखो 2 बार मैंने कमीशन दिया, एक कमीशन मेरा फाइनेंसिंग, एक कमीशन मेरा इन्वेस्टिंग। ये समझ में आई क्या बात सभी को, यस और नो, ध्यान देना। और आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं बेटा, जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, सैलरी पेड
और एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, कैश रिसीव्ड लिखते जाओ फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, जिनको मैंने माल उधारी में दिया था, कैश पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। लिखो बेटा सब लोग, फटाफट से लिखना है। डन, लिखा मुन्ना? ऑल सेट? हेलो, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ बेटा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या होता है? अब लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखो बेटा इन्वेस्टिंग सब लोग ध्यान देना बेटा अच्छे से। ऑपरेटिंग हो गया, नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखो आर द activities relating to purchase or sale of long term assets or investment, long term assets और investment। क्यों? इन्वेस्टमेंट में भी शॉर्ट टर्म और में भी लॉन्ग टर्म, बट इस इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं आएगा? एक्सक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा बेटा, इस इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं आएगा? कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा। और क्या क्या था इसमें? ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इंसिडेंटल है, सपोर्टिंग है, मिलती जुलती है।
एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिखो एग्जाम्पल्स। परचेस ऑफ प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद सेल ऑफ प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए कमीशन दिया, कमीशन और एनी अदर फीस पेड टू परचेज और सेल सच एसेट्स। तो ये जो कमीशन और जो फीस पे किया ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी। बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उस बिल्डिंग को खरीदने बेचने के लिए अगर मैंने कुछ कमीशन पे किया होगा तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसे कहते हैं इंसिडेंटल एक्टिविटीज। कमीशन पे करना इंसिडेंटल टू मेन एक्टिविटी है, यस और नो। उसके बाद शेयर्स और डिबेंचर्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश इक्विवेलेंट। हाँ, शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट परचेज और सेल, ये भी क्या आ जाएगा बेटा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये जो शेयर्स डिबेंचर परचेस किया इनके ऊपर डिविडेंड मिला या इनके ऊपर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, ये भी क्या रहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं राइट साइड में जो लिख रहा हूं ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज है बेटा। ये मेन एक्टिविटी है, ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज है, यस और नो। डन। लिखा मुन्ना सभी ने? ऑल सेट? डन। उसके बाद लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिख लिया क्या? डन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। लिखो आर द, लिखा बेटा सभी ने? आर द activities related to change in capital structure of the business। कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन फंड भी आ गए और ओन फंड्स भी आ गए। ओन फंड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन फंड एनी लोन, बैंक लोन और एनी अदर बोरोइंग्स
मे बी शॉर्ट टर्म, मे बी लॉन्ग टर्म, मे बी शॉर्ट टर्म, मे बी लॉन्ग टर्म, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। एंड लिख लिया, incidental activities to फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की जो इंसिडेंटल है, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन पेड, फॉर इशू ऑफ शेयर्स, और बताओ डिविडेंड पेड, ऑन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। डन, ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है। लोन लिया या लोन वापस किया, बोरोइंग्स लिया या वापस किया, इक्विटी शेयर इशू किया तो पैसे आएंगे, बायबैक किया तो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो पैसे आएंगे, रिडीम किया तो पैसे जाएंगे। लिखा बेटा है सभी ने? लिखो सारी चीजें, लिखा गया? वापस लिखो इधर से सारे एंट्रीज बता, लिखो बेटा जल्दी से, इंटर वाले बच्चे। ठीक से लिखना बेटा। ये 2 कहाँ जा रहा है, ये 2 कैपिटल चाहिए, थोड़ा आगे चाहिए, इधर चाहिए। नहीं मजा आया बेटा। एक सम सॉल्व करा 8वां। होमवर्क करेगा? ठीक है। और तू लिख, लिख। जब तक तू लिखेगी नहीं, ऊपर नीचे गलत हो गया तो कैसे चलेगा बता मेरे को। जब तक ये लिख रहे तब तक तू भी सॉल्व कर ले, 9 कर ले। तो ये जब तक लिख रहे तब तक तू क्या करेगा? एक सेकेंड ना, जो बच्चा लेक्चर देख रहा है कि नहीं, ये लिख रही तब तक तू कुछ खाली बैठेगा क्या? घर दूर है कि पास है? हाँ दूर है। हाँ तो बस फिर बैठ, जब तक ये कर रही है तब तक। दोनों का एक साथ हो गया रहता तो मैं छोड़ देता। तेरे को अच्छा लगेगा कि पैदल आएगी घर पे? बोल मेरे को, क्यों तेरे को पैदल जाना है घर पे? नहीं तो मैं तेरे को फ्री कर देता अभी, बट क्या अभी इसका बाकी है तो? नहीं तो तू जा सकता है, बट क्या इसका बाकी है ना, तो तू इसको लेके जाएगा। अच्छा लगेगा तेरे को? तेरी बहन इधर रुक गई तो अभी ये सम सॉल्व करी फिर जाएगी। देख मेरी तरफ से तू बिल्कुल फ्री। इसके पर एंट्रीज ही ऊपर नीचे हो गई। तब तक के तो एक काम करना, सम सॉल्व कर लेना। खाली बैठ के क्या करेगा वेदांत? सबसे बढ़िया सम सॉल्व करो। ले निकाल, बुक से निकाल, बगैर देखे कर। सेल्फ प्रैक्टिस का सम निकाल। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे, लिखा मुन्ना सब? हाँ निकाल बेटे। सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1। और इस बार गलती मत कर वरना और 1 घंटा बैठेगा वो। लिखा मुन्ना? चल आ जाओ तो जरा। नाउ क्विज टाइम, ध्यान देना अच्छे से। अब मुझे 1 बाय 1 सभी ने जवाब देना है। हाँ एकदम ईमानदारी से। चल देखो बेटा, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, पेज नंबर 11.8। आपका टॉपिक नंबर कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट में 8वां पेज। ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो ज़रा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटीज में क्लासीफाई करना है। ले बेटा निकाल, किसकी राह दिख रहा है? मुहूर्त निकाले अभी। डन। बाकी लोगों को जाने दो, तुम दोनों को अच्छा स्कोर आना चाहिए, इज्जत है मेरी, इसलिए तुम दोनों को रोज एक्स्ट्रा बिठा करके क्या है, फटाफट से एक टॉपिक हो जाएंगे। ले रे बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड जीडीपीडी कैसे देख रहा है, जल्दी जल्दी से एक्टिविटी क्लासीफाई करो। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब दे भी दिया। 1 2 इन्वेस्टिंग, परचेस ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक खास बात बता देता हूँ, एक और चीज़ लिख लेना, एक और चीज़ लिखना बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एक पॉइंट जब मैं आपको पूछते पूछते लिखवाना रह गया। देखो मैं क्या लिखवा के दे रहा हूँ, एनी रेसिडुअल एक्टिविटी will come under operating activity. Any residual activity will come under operating activity. जो भी रेसिडुअल एक्टिविटी है, सर रेसिडुअल मतलब बची कुची, मतलब जो ना ही इन्वेस्टिंग है ना ही फाइनेंसिंग है, ना ही इन्वेस्टिंग है ना ही फाइनेंसिंग है। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इन्वेस्टिंग में भी नहीं आ रही है और फाइनेंसिंग में भी नहीं आ रही है, वो कहां पे आ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। एनी रेसिडुअल एक्टिविटी, बरोबर है? ध्यान से सुनना, होशियार है सानिया, बरोबर? आ जाओ, जवाब दो बेटा। सभी को मालूम बेटा ऑपरेटिंग में कौन कौन सी आ जाएगी? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी टू द ऑपरेटिंग, या एनी रेसिडुअल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आती, वो सब ऑपरेटिंग में आ जाएगी। इन्वेस्टिंग के अंदर में परचेस और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स और इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म, एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी टू द इन्वेस्टिंग, वो सब इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। फाइनेंसिंग के अंदर में चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर में भी ओन फंड में भी लोन फंड, एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी टू द फाइनेंसिंग विल कवर अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जवाब दो। के तो प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, इन्वेस्टिंग। प्लांट एंड से लैंड सेल किया, इन्वेस्टिंग। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये ना ही इन्वेस्टिंग है ना ही फाइनेंसिंग है, तो ये कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग रेसिडुअल एक्टिविटी। हाँ, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जब पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग है तो रिफंड भी ऑपरेटिंग। हाँ, उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कहाँ पे आएगा बेटा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे किया, पांचवा वेरी गुड, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पे किया। डिविडेंड क्यों पे करते हैं हम लोग? क्योंकि हमने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा, उसके ऊपर हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो इक्विटी शेयर हमने इशू किए उन्हीं के ऊपर डिविडेंड पे करना। जब इक्विटी शेयर इशू करना फाइनेंसिंग है, तो उन इशूड इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करना ये भी फाइनेंसिंग रहेगा। सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिसीट ऑफ डिविडेंड, सिक्स क्या रहेगा बेटा? केतकी बोल रही है 6 फाइनेंसिंग, सानिया बोल रही है 6 फाइनेंसिंग, पक्का? ओके, सो 6 फाइनेंसिंग लिख रहे हैं लोग, 6 फाइनेंसिंग लिख रहे हैं। चलो भैया मुझे 6 का जवाब दो। ये बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं वो बोल रहे हैं 6 फाइनेंसिंग। डिविडेंड कब मिलता है बेटा आपको? जब कभी भी आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे होंगे, आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिलता है ना मुन्ना। डिविडेंड कब मिलता है? आपने शेयर्स खरीद के रखे होंगे, मीन्स यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, तो आपको डिविडेंड मिलेगा ना। सो डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां गलत हो गया आपका,
ये करेक्शन किया सभी ने। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7 का क्या कहना आ रहा है? 7 बोल रहे हैं फाइनेंसिंग, दोनों बोल रहे हैं फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पे किया, हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट कब पे करते हैं? हमने डिबेंचर इशू किया होगा, डिबेंचर इशू करते हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि डिबेंचर इशू करके पैसे उधार लिए ना, डिबेंचर इशू करना है फाइनेंसिंग, तो उन्हीं इशूड डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना, ये भी फाइनेंसिंग। वेरी गुड। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8 क्या रहेगा? 8 8 8 8। एक बच्ची बोल रही है इन्वेस्टिंग, एक बच्ची ने बोला 8 फाइनेंसिंग, एक बच्ची बोल रही है 8 इन्वेस्टिंग। अच्छा, अब दोनों भी इन्वेस्टिंग बोल रहे हैं। वेरी गुड। इंटरेस्ट कब मिलता है आपको डिबेंचर पे? आपने किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर खरीदे होंगे एज एन इन्वेस्टमेंट। सो डिबेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उन खरीदे हुए डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलना, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करना फाइनेंसिंग, इक्विटी शेयर वापस खरीदे, ये भी फाइनेंसिंग। चलो मुझे एक और सवाल का जवाब दो, इन हर एक्टिविटी की वजह से कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ये भी बता दो। बोलो। प्लांट मैंने खरीदा, मशीनरी खरीदी, कैश का आउटफ्लो माइनस। लैंड बेचा, कैश का इनफ्लो प्लस, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ? माइनस। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस। पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस। रिसीट ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग माइनस। इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टिंग प्लस। इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग प्लस पैसा आया। बायबैक फाइनेंसिंग, पैसा चला गया। यस और नो? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। चले आगे। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताओ। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है, फटाफट से करो, जल्दी से। अच्छे से लिख, नरेशन के साथ। और सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 का करना है, ये नहीं करना है। सेल्फ प्रैक्टिस का भूल जाते हैं तुम लोग बाद में। अरे भाई इधर वो तुम साला ना आते नहीं चक्कर मारते हुए। Very simple, simple directly. Little finger. Immediately, mobile for relation. People can cut it. तू किती लिहिली तेवढं तर सांग सगळे येतात बस. अरे बघ ना परीक्षा मी लिहिले 8 होती 1 2 3 4 5 तू किती लिहिले 8 लिहिले हां मी का 5 6 7 8 9 बदल लांब भाषा लांब लिखायचं कुठे कुठे सोपं आहे जरा घरी
पण मागचं विकचं बघून नाही झालं. बरोबर तरी पण गाडी आणली का नाही? चल का? तेरे कपडे आणले तर बाळू फिटिंग करायची, गाडी करायची. हे बघ दाखवते पट्टी नाही पुट्टी नाही. तशी रिक्षा नव्हतं. मला आज वाटलं येते का नाही, येते का नाही. पाठी एक करायला घेतलं काय हे सांग ना, इकडलं सांग ना. जे पेपर आहे का त्याचे एंटर मी काय करायला येड्यावर असं सांगितलं तू. कोणत्या इंटरव्ह्यू लेक्चर चालू झालं पण झालं समजा लेक्चर येत नाही वाटतात बाहेरचा म्हटलं
लिखेगा लिखा मेरे को बोल के बता एक बार मेरे को कैसे यकीन आएगा तुम बगैर लिखे लिखे वेदांत सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हाँ मैं कौन सा बोल के गया था घर से सॉल्व करके लेके आएगा चलो यार यस बच्चों आज घर से लेके आ कल जाओ चलो बाय बाय चलो मुन्ना इधर ध्यान देना है बेटा लिख लिया बेटे सभी ने अच्छा बहुत बड़ा है आ जाओ चेक करते क्वेश्चन नंबर 2 देखो रे बेटा क्या क्या है परचेस ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शेयर इशू किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोरोइंग हमने है किया है उसका इंटरेस्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना डेटर से पैसा मिला है कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी परचेस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया फाइनेंसिंग कैश परचेस ऑफ द गुड्स ऑपरेटिंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग गुडविल परचेस किया असेट है इन्वेस्टिंग कैश पेड टू सप्लायर ऑफ द गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी वेजेस सैलरी पेड ऑपरेटिंग सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग क्योंकि पेटेंट असेट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बरोबर है अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग फाइनेंसिंग ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस पेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड ऑपरेटिंग परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 6 months discount received from supplier operating discount allowed to customer operating refund of income tax operating marketable security having maturity of 3 months marketable security है ये not consider under cash flow statement short term deposit having maturity of 3 months short term deposit not consider under cash flow statement इसको cash equivalent बोलेंगे cash equivalent बोलेंगे cash credit financing brokerage paid on purchase of investment brokerage paid on issue of shares financing rent paid operating underwriting commission paid financing underwriting commission हम लोग शेयर इशू करते इसलिए देते हैं शेयर इशू करना फाइनेंसिंग तो अंडरराइटिंग कमीशन भी फाइनेंसिंग डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड ऑपरेटिंग कैसा लगा अरे समझ में आया क्या कौन सी वाली एक्टिविटी नहीं समझी पूछो एनीबॉडी कौन सी एक्टिविटी नहीं समझ में आई बेटा डन ये सब मैंने यहां पे लिख दिया ये देखो ये 2 कैश और कैश इक्विवेलेंट है अभी ध्यान से सुनना ये लिखा बेटा कोई एक्टिविटी नहीं समझी होगी तो प्लीज मुझे एक बार वापस पूछो 32-33 गलत हुआ ठीक है अभी ठीक है चलो अभी ध्यान देना अब एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है ध्यान से सुनना पहले मैं आपको सवाल क्या पूछ रहा हूं सवाल समझना एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो अगर वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट खरीदेगा तो उस फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना ये रोजमर्रा की जिंदगी का काम है तो ये इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं रहेगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा बेटा बिल्डर ने फ्लैट बेचा बिल्डर ने बिल्डिंग बेचा तुमने बिल्डिंग खरीदा ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिल्डर ने बिल्डिंग बेचा ये उसके लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है
फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट खरीदा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट बेचा, ऑपरेटिंग। अरे कुछ समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इस बार मैंने एंटिटी चेंज कर दी। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी ऑपरेटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने बेचने में डील करती है, तो उन्होंने शेयर्स खरीद के रखे फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल। बट जितने पीरियड तक उनके पास शेयर्स थे उसी दौरान उन्हें डिविडेंड भी मिल गया, तो भले डिविडेंड मिला होगा पर ये फिर भी इन्वेस्टिंग नहीं है, उनके लिए ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो भी शेयर्स डिबेंचर्स खरीदती है वो फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल खरीदती है, भले ही यहाँ पे हमने थोड़े समय के लिए भी हेल्ड करके रखा होगा एज ए इन्वेस्टमेंट, सब ऑपरेटिंग। लेकिन वही अगर ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती थी? इफ़ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है, तो ये सारी क्या बन जाती थी? इन्वेस्टिंग। बरोबर है क्या? फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, थर्ड पार्टी को लोन दिया, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसके लिए लोन देना रोज का काम है। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ने थर्ड पार्टी को लोन दिया तो वो उसका डेटर बन गया। ट्रेड डेटर्स नहीं, ट्रेड डेटर रहता तो ऑपरेटिंग में आता। मैंने सानिया को 10 लाख रुपए उधार दिए, बोलो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सानिया मुझे बैच देगी, मेरे बुक में एसेट बढ़ गई, और ये माल नहीं बेचा, सानिया को पैसे उधार दिए, इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ द लोन, लोन देना, ऑपरेटिंग, तो वो लोन वापस मिला, ये भी ऑपरेटिंग। बैंक ने किसी पार्टी को लोन दिया, ऑपरेटिंग, क्योंकि बैंक के रोजमर्रा की जिंदगी का काम है लोन देना, लोन वापस लेना, ये भी ऑपरेटिंग। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑपरेटिंग। लेकिन हमारे लिए सब ये क्या है? इन्वेस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत काम का था, ये समझ में आया क्या सभी को? सो आप किस पर्पस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो ये सब क्या, और इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ये सब क्या? कुछ बात समझ में आई क्या? इन केस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ऑल द गिवन आर इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ऑल द गिवन आर ऑपरेटिंग। ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी को बच्चों? यस और नो? क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये अभी के अभी आपने सॉल्व करना है फटाफट से। 4, 5, 6, 7, 8 करो बेटा सॉल्व। डन? तुरंत के तुरंत, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। करो सॉल्व, करो, तुरंत सॉल्व करना है बेटा। चलो बेटा, किया क्या रे सभी ने? हो गया? देखो तो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या, और रियल एस्टेट एंटरप्राइज है तो क्या? अगर रियल एस्टेट एंटरप्राइज है तो उसके लिए लैंड खरीदना ऑपरेटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए लैंड खरीदना इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट है तो उसके लिए लैंड खरीदना ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग है तो बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट है तो उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का काम है ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग है तो लैंड बेचना इन्वेस्टिंग, लैंड बेचना ऑपरेटिंग। इनके लिए सारी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग हो जाएगी। रियल एस्टेट के लिए सेल ऑफ बिल्डिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग, रियल एस्टेट एंटरप्राइज ने फ्लैट बना करके रखे 500, उसमें से सेल हुए कुछ और कुछ सेल नहीं हुए, जो सेल नहीं हुए उसको रेंट पे दे दिया, तो वो जो रेंट मिल रहा है वो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वो ऑपरेटिंग रहेगा। बरोबर है, क्योंकि उसके लिए वो गुड्स है, फ्लैट सारे क्या है, गुड्स। अब जब तक सेल नहीं होते खाली पड़े, अच्छा उससे अच्छा थोड़े समय के लिए रेंट पे दे दो, तो ये भी ऑपरेटिंग है। डन? व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग, कौन से केस में डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग रहता है? वैसे बाय द वे सबको मालूम है डिविडेंड रिसीव्ड ये
इन्वेस्टिंग है, लेकिन कौन से केस में डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग रहेगा? बोलो, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस में। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने शेयर्स खरीद के रखे किसी कंपनी के फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, और जब खरीद के रखे तो उसी दौरान में बेचने के पहले डिविडेंड मिल गया उन शेयर्स पे, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। यस और नो? क्लासीफाई द फॉलोइंग टू इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। refund of income tax, operating, sale of shares or debentures of other company by a finance company operating, dividend on shares, interest of debenture paid by a mutual fund company। ये कौन सा है? डिविडेंड ऑन शेयर्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। डिविडेंड पेड कोई भी एंटरप्राइज रहने दो, हर बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये बहुत काम की चीज थी, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पेड कोई भी एंटरप्राइज रहने दो, डिविडेंड पेड हर बार फाइनेंसिंग, क्योंकि हमने डिविडेंड उन्हीं शेयर्स पे पे किया होगा या इंटरेस्ट उन्हीं डिबेंचर्स पे पे किया होगा जो इशू किए। कोई भी कंपनी, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो, नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, डिविडेंड शेयर्स इशू कर रही है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो उन इशूड शेयर्स पे डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड पेड ऑलवेज 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 फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव्ड कभी कभी ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो, अदरवाइज इन्वेस्टिंग, बट डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग। पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी, शेयर्स परचेस किए, बराबर है, ऑन अ परचेस ऑफ शेयर्स, फाइनेंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदो, रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कंपनी ने शेयर्स खरीदे, ऑपरेटिंग, फाइनेंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग। चलो बेटा ये बता दो 7, 8, ये 7 और 8 आज घर पे ट्राई करो, बाकी हम लोग देखेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, डन।